वर्षा, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे कोई भी शेयर खरीदने से पहले आपको क्या देखना है, कौन से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स देखने और कौन से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स देखने, कौन से नंबर्स देखने हैं, कौन से रेशियोज देखने हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बता देती हूँ, उसके बाद एंड में हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको हर वीडियो में भी बोलती हूँ कि बिजनेस मॉडल समझिए। कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखिए कि क्या आपको उस कंपनी का बिजनेस समझ में आता है, क्या वो कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। अब इसको अब बिजनेस मॉडल समझिए लेकिन कहाँ से। जैसे कि बहुत सारी नॉन कंपनीज होती है, जैसे बैंक हो गया तो हमें समझ में आता है कि बैंक कैसे पैसा कमाती है, लेकिन कुछ कंपनियां होती है जिसका बिजनेस मॉडल समझ में ही नहीं आता। तो आप या तो एनुअल रिपोर्ट पे जाइए, वहाँ पे कंपनी आपको उधर कंपनी डिस्कस करती है कि बेसिकली कंपनी के कौन से प्रोडक्ट्स है और क्या है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि एनुअल रिपोर्ट में एकदम ढंग से नहीं दिया रहता, तो आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से भी पता कर सकते हैं कि कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एक बेस्ट सोर्स है जिससे आपको बिजनेस मॉडल समझ में आएगा कंपनी का। तो आप कंपनी के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, सेक्शन होता है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, वहाँ से आपको दिख जाएगा। या तो आप गूगल पे उस कंपनी का नाम डालिए और आगे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डालिए, आपको मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ना बहुत सारी चीज़ें बताई हुई होती है कि कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कैसे कहाँ कहाँ कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, जोग्राफिकल जो स्केल है वो बताया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्केल बताया जाता है। सो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ही समझ में आ जाएगी। बिजनेस मॉडल आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिजनेस मॉडल को समझिए। कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझता है, और अगर समझता है फिर ही आगे जाइए, तब तक आगे नहीं जाना है। अब सेकेंड चीज़ होती है कि आपको बिजनेस मॉडल समझ में आ गया, अब देखिए कंपनी के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मोट जिसको हम बोलते हैं। अब आप बोलोगे वर्षा बिजनेस मॉडल समझ में आ गया तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी समझ में आ ही जाएगा। नॉट नेसेसरी, बहुत बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कंपनी का बिजनेस तो समझ में आ जाता है, लेकिन वो अलग चीज़ क्या है, वो यूनिक चीज़ क्या है जो वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को दूर रख रही है। देखो एट लास्ट बिजनेस में हमें ये कंपटीशन तो हमेशा रहेगा ही, तो हमें ये देखना है कि वो बिजनेस, जो भी बिजनेस में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कॉम्पिटिटर्स को कैसे दूर रख रही है, वो ऐसी क्या अलग चीज़ कर रही है कि उसके कॉम्पिटिटर उसको अटैक कर ही नहीं पा रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो उसको एक्सेस कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड मोट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, एक अलग यूनिक चीज़ जो कंपनी के पास है। ये आप कैसे समझेगा आपको, देखो कुछ टाइम तो आपको बिजनेस मॉडल जब आप पढ़ोगे अच्छे से समझोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कभी कभार नहीं समझ में आता है। तो कुछ ऐसे हिंट्स होते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि कंपनी के पास एक मोट है, यानी एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। क्या कि आपको उसके ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छे दिखेंगे। फिर अगर कंपनी का मार्केट शेयर बहुत ही बढ़िया मार्केट शेयर है, तब आप बोल सकते हो कि कंपनी के पास कुछ तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तभी तो इतना सारा मार्केट शेयर लेके बैठी है। अब या तो कंपनी का ब्रांड बहुत अच्छा होगा, ये भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो गया, या कंपनी के पास कुछ पेटेंट्स हैं, कुछ एक अलग आईपी राइट्स हैं, दिस इज वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। या तो फिर कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे एग्जांपल HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब HUL में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप कौन से भी गांव में चले जाओ आपको HUL का एक दो प्रोडक्ट्स तो मिलेंगे, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब अगर HUL कोई नया प्रोडक्ट लेके आएगी ना, तो उसके लिए पैन इंडिया फैलाना वो प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो FMCG प्रोडक्ट्स में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप एंड कंज्यूमर को, आपका जो कस्टमर है दैट इज एंड कंज्यूमर। तो एंड कंज्यूमर मतलब आपको हर एक कंज्यूमर तक पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचोगे आप, क्योंकि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा तो HUL का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ HUL। ऐसे केस में अगर HUL कोई नया प्रोडक्ट भी लेके आता है ना, तो उसके लिए ऑल ओवर इंडिया फैलाना कोई बड़ी बात नहीं होगी, उसको सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो उसका ऑलरेडी सेटअप है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल HUL का एक मोड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे मोड्स होते हैं, ठीक है। अब जो मैंने ये चीज़ बोली, नॉट नेसेसरी यही सारे मोड्स होंगे, बहुत अलग अलग मोड्स होते हैं। आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि कंपनी के पास क्या अलग चीज़ है। एक बार आपको वो चीज़ मिल गई ना, हालांकि इसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार आपको वो चीज़ मिल गई ना, फिर यू नो एवरीथिंग अबाउट द कंपनी, वो आपको एज मिल जाएगा, यू विल फाइंड दैट एज ओवर द कंपनी, राइट। बेसिकली आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ढूंढना है, और इसके सिवा
सिवा आपको आगे नहीं बढ़ना है। अब कुछ कंपनियां होती हैं जिसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होते हैं, हाँ बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है। तो अब आपको ये देखना है कि आप क्या उन कंपनियों के साथ जाना पसंद करोगे जिसके पास कुछ मोट नहीं है, जिसका कॉम्पिटिटर आसानी से उसको खा सकता है, ठीक है। सो दैट इज अगेन द डिफरेंट कंसर्न ओवर हियर। सो ढूंढिए कि क्या कंपनी के पास मोट है। थर्ड चीज़ ये देखिए कि कंपनी को जो रन कर रहा है, जो मैनेजमेंट है, क्या वो मैनेजमेंट एथिकल है, क्या मैनेजमेंट ने कुछ फ्रॉड किए हैं, ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है, राइट। क्योंकि अगर एट द एंड अगर मैनेजमेंट ही पैसा लेके भाग गया तो फिर आप उस कंपनी से, उस शेयर से पैसा कमा ही नहीं पाओगे। सो मैनेजमेंट के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ पढ़िए, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट किस तरह से गाइड कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, वो देखिए, ठीक है। फिर इंटरव्यूज़ तो मैं आपको बता दिए। तो ऐसे बहुत सारे क्लू होते हैं कि आपको मैनेजमेंट इंटीग्रिटी के बारे में समझ में आता है। फिर एक और चीज़ आप एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन होता है वो देखिए कि क्या मैनेजमेंट परफॉर्मेंस ना दिखाते हुए अगर देख रहे हो कि कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो अच्छे से बढ़ नहीं रहे हैं या प्रॉफिट्स में डी ग्रोथ हो रही है लेकिन फिर भी मैनेजमेंट की सैलरी बढ़ रही है, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन, राइट। सो अगर ये एक चीज़ होगी, या फिर अगर मैनेजमेंट पैसा तो कमा रही है, मतलब प्रॉफिट तो आ रहे हैं बिजनेस में, लेकिन उस प्रॉफिट के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सैलरी ले रही है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड साइन, ठीक है। ये एकदम ही बड़ा रेड फ्लैग नहीं है बट एक छोटा सा रेड फ्लैग हो सकता है। सो ये देखिए कि क्या मैनेजमेंट बहुत सैलरी के फॉर्म में बहुत पैसा कंपनी से निकाल रही है क्या। फिर मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, पास रिकॉर्ड देखिए, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, एक्सपीरियंस देखिए, ये सब कुछ आपको जब आप सब देखोगे, इंटरव्यूज़ पढ़ोगे तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। और एक चीज़ ये देखिए कि आपने बिजनेस के बारे में तो पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, इंडस्ट्री एनालिसिस भी कीजिए कि उस इंडस्ट्री में ग्रोथ कितनी है। अगर कोई कंपनी है वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है, वो इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं होने वाली है, तो पास्ट रिकॉर्ड प्रेजेंट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। भले ही उस कंपनी ने पास्ट में बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाए, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई, प्रेजेंट में भी वो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अगर फ्यूचर में उस कंपनी की ग्रोथ ही नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है, इंडस्ट्री में ही डिस्रप्शन आ रहा है, इंडस्ट्री में ही कुछ नया इनोवेटिव कोई चीज़, अलग चीज़ आ रही है, तो वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। फिर नेक्स्ट चीज़ ये देखिए कि कॉम्पिटिटर के हिसाब से, कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आपकी कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। ये आधी चीज़ तो मोट ही आपका सॉल्व कर देगा। जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप सर्च करोगे या फाइंड करोगे, उससे आधी चीज़ें तो ये कंपटीशन की आपकी सॉल्व हो जाएगी। मतलब मेरे को ये बोलना है कि जब आप देख रहे हो कि ये कंपनी एनालाइज कर रहे हो, तो उसके कॉम्पिटिटर को भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कंपनी, आपकी कंपनी उसके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कहाँ पे आज है, ठीक है। या ये कंपनी क्या अलग कर रही है जो कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं जो ये कंपनी नहीं कर रही है। आप ये भी कर सकते हैं कि भाई कंपनी के जो नंबर्स है वो नंबर्स आप कॉम्पिटिटर के नंबर से भी कंपैरिजन कीजिए कि क्या इस कंपनी की क्या रेवेन्यू ग्रोथ है या प्रॉफिट ग्रोथ है, कॉम्पिटिटर्स की क्या रेवेन्यू ग्रोथ है या प्रॉफिट ग्रोथ है, कॉम्पिटिटर्स के क्या प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के क्या प्रोडक्ट्स हैं। अगर कॉम्पिटिटर कंपनी से अच्छा है तो वो क्या प्रोडक्ट में डील कर रहा है, या क्यों उस कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं, या क्यों लोग कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं लेकिन इस कंपनी के प्रोडक्ट नहीं खरीदते। या अगर ये आपकी कंपनी बहुत अच्छी है कंपटीशन के कंपैरिजन में, तो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स लोग क्यों खरीद रहे हैं। वही प्रोडक्ट अगर कॉम्पिटिटर बेच रहा है तो लोग कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे। सो आपको ये, जब आप ये एनालाइज करोगे ना, तो आपको उस कंपनी पे, आपकी कंपनी पे और कॉन्फिडेंस आता जाएगा कि आपको वो शेयर खरीदना है या वो शेयर नहीं खरीदना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी कंपनी के मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से, क्योंकि मार्केट शेयर ज़्यादा है इसलिए कस्टमर आपके कंपनी के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, या क्योंकि आपके कंपनी के पास मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, क्या कॉम्पिटिटर वो मार्केट शेयर छीनने की कोशिश कर रहा है, और अगर कर रहा है तो कब तक करेगा, और अगर नहीं कर रहा है या नहीं कर पा रहा है तो कैसे नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है। ये आपको मोड्स में ही आधी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब ये सारी चीज़ें सारी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हो गई। अब आपको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने, मतलब थोड़े नंबर्स भी देखने। तो पहली चीज़ ये देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है। क्या पहले तो ये देखिए कि जो कंपनी रेवेन्यू कमा रही है, जो सेल्स कमा रही है, वो कैसे कमा रही है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच के कमा रही है या ज़्यादा प्राइस पे बेच के कमा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको समझ में आएगा कि कंपनी के पास क्या प्राइसिंग पावर है या कंपनी वॉल्यूम पे गेम खेल रही है, ठीक है। ये आप देखिए कि क्या वॉल्यूम से पैसा कमा रही है या ज़्यादा
ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा प्राइस पे बेच के पैसा कमा रही है। फिर देखिए कि रेवेन्यू ग्रोथ कैसी है, कि क्या कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी है, क्या हर साल या हर क्वार्टर में रेवेन्यू अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं, अगर हाँ तो बहुत अच्छी चीज़ है। फिर अगर ग्रो हो रहे हैं तो ये भी देखिए कि कंपनी ऐसे क्या कर रही है जो एकदम रेवेन्यू हर साल या हर क्वार्टर में ग्रो हो रहे हैं। अगर ग्रो नहीं हो रहे हैं, अगर एवरी ईयर आप देख रहे हो कि रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, तो चेक कीजिए कि क्यों नहीं हो रही है। क्या ऐसा है कि एक दो क्वार्टर्स में नहीं हो रही है क्योंकि ये सिर्फ टेम्पररी सिचुएशन है? ये आपको कब समझेगा? जब आप बिजनेस मॉडल अच्छे से पढ़ोगे, जब आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे या कुछ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस देखोगे, सब कुछ जब आप कंपनी के बारे में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि यार एक दो क्वार्टर्स थे, ये कंपनी का ये प्रॉब्लम की वजह से कंपनी नहीं ग्रो हो पाई, राइट। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर क्वार्टरली रेवेन्यूज या अगर ईयरली रेवेन्यूज या पिछला साल कंपनी का अच्छा नहीं था तो क्यों अच्छा नहीं था। अगर कोई टेम्पररी रीजन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे जाके कंपनी अच्छा कर लेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी दिक्कत है कि वो कंपनी सॉल्व नहीं कर पाएगी, या अगर कंपनी की क्वालिटी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, इसके वजह से अगर कंपनी रेवेन्यू ग्रो नहीं कर पा रही है, तो आपको और थोड़ा डिग इन करने की ज़रूरत है। आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि इन्वेस्टिंग एक आर्ट है। क्यों आर्ट है? देखो, अगर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉफिट ग्रोथ, आपने प्रॉफिट ग्रोथ देखनी चाहिए। कुछ क्वार्टर्स आप देख रहे हो, एक दो क्वार्टर्स अगर कंपनी की, जैसे हमने रेवेन्यू ग्रोथ में बात की थी, कुछ क्वार्टर्स आप देख रहे हो कि प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे नहीं है, तो डज नॉट मीन कि वो कंपनी खराब है। कुछ टेम्पररी सिचुएशन हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है क्वार्टरली, ठीक है। तो आपको ये रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रॉफिट ग्रोथ क्यों अच्छी नहीं हुई है। ये कब फाइंड आउट करोगे आप? जब आपको मॉडल समझेगा। बोलने का मतलब ये कि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो चेक करो क्यों बढ़ रहे हैं, अगर कम हो रहे हैं तो चेक करो क्यों कम हो रहे हैं। कंपनी ऐसा क्या बुरा कर रही है जिसकी वजह से कम हो रहे हैं, या कंपनी ऐसा क्या अच्छा कर रही है जिसकी वजह से प्रॉफिट ग्रोथ हर क्वार्टर या हर साल बढ़ते जा रही है। आपकी आधी सिचुएशन तभी क्लियर हो जाएगी जब आप बिजनेस मॉडल समझोगे और मोड फाइंड आउट करोगे। जब ये दोनों चीज़ें, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जब ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ना, तो आपको नंबर्स भी समझ में आने लगेंगे। अच्छा हाँ, ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ क्यों कम है, या ROE क्यों कम है, या एसेट टर्नओवर क्यों कम है, बिकॉज दिस इज द रीजन, राइट। सो ये दोनों चीज़ ही आपकी मेजॉरिटी प्रॉब्लम ये दोनों चीज़ ही सॉल्व कर लेगी, राइट। सो ऐसे केस में आपको ना ये भी समझ में आएगा कि फ्यूचर में, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एग्जैक्टली समझ में आएगा, लेकिन एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपको नंबर समझ में आ रहे हैं, मॉडल समझ में आ रहा है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि फ्यूचर में ये कंपनी किस ट्रैक पे जा रही है। विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फ्यूचर भी देखना पड़ेगा कि अगर कंपनी का फ्यूचर अच्छा है तो ही आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, बिकॉज हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट चीज़ आप ये देखिए कि कंपनी के पास ज़्यादा कर्जा तो नहीं है, थोड़ा बहुत कर्जा इज़ ओके, विच इज़ मैनेजेबल। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कर्जा है तो मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं है। बहुत सारे बिजनेस स्कूल में ना, अगर आपने फाइनेंस किया है तो जैसे मैंने भी किया था, तो हमको ये पढ़ाया गया था कि डेट बाय इक्विटी रेशियो 2 होना चाहिए। माने अगर आपका इक्विटी 100 है तो डेट आप 200 तक ले सकते हो, दैट इज, अगर इक्विटी 100 है और अगर आप डेट 200 ले रहे हो, दैट इज ओके, दैट इज नॉट डेंजरस, राइट। मुझे पर्सनली ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग लगता है। मुझे या तो डेट बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, या तो जीरो होना चाहिए, या तो एकदम थोड़ा बहुत मामूली सा डेट को मैं आई एम इन टू दैट कम्फर्ट जोन कि थोड़ा बहुत डेट चल जाएगा। सो ज़्यादा डेट क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि अच्छे टाइम में तो ये अच्छा सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन जो बुरा टाइम होता है ना, कि जब आप, जैसे कोविड वॉज अ सिचुएशन, तो बहुत सारी कंपनियों को बहुत दिक्कत आई रहेगी अगर उनके पास बहुत ज़्यादा कर्जा आ गया तो। सो ऐसे केस में कि जब चलो कोविड तो थोड़ा एक्सेप्शनल था कि यहाँ पर थोड़ी बहुत बैंक्स को या कंपनीज को थोड़ी बहुत सहूलियत दी गई थी, लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है, अगर इंडस्ट्री में ही ग्रोथ नहीं है, अगर इंडस्ट्री ही अच्छा नहीं कर रही है और उस इंडस्ट्री में आपकी कंपनी है जिसके पास डेट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस में उसको अपना इंटरेस्ट तो चुकाना पड़ेगा, राइट। सो अगर ग्रोथ ही नहीं है, अगर पैसा ही नहीं कमा रही है, लेकिन इंटरेस्ट चुकाने के चक्कर में वो बहुत ही प्रेशर में आ जाती है, राइट। सो ऐसे केस में मुझे ज़्यादा कर्जा मुझे नहीं अच्छा लगता। तो आप देखिए कि आपकी कंपनी में कि डेट टू इक्विटी रेशियो मोर देन 2 तो नहीं है, मुझे 1.5 में भी मैं थोड़ा घबरा जाती हूँ, राइट। मुझे बहुत ही कम या बहुत ही मामूली सा डेट टू इक्विटी रेशियो मुझे चल जाता है। अब ना बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 चीज़ें हैं, एक है नेट मार्जिन, एक है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब यहाँ पर क्या होता है ना, पहले हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या है कि भाई अगर मैंने 100 रुपया बिजनेस में मेरा खुद का लगाया, ठीक है, और उसके ऊपर वो 100 रुपये से मैंने 20 रुपया कमाया, तो मेरा
मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 20%, मतलब कितने पैसे पे मैंने कितना पैसा बनाया, ठीक है। ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा कंपनीज में देखती हूँ कि मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा लगना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। लेकिन अब सी द थिंग इज कि आप ये सिर्फ ऐसे ही नंबर नहीं दे सकते। व्हाट इफ कि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 15 से ऊपर होना चाहिए, विच इज गुड, विच इज आइडियल सिचुएशन कि 15 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कोई कंपनी है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, मैंने आपको बोल दिया 15 से ऊपर अच्छा होना चाहिए, 20 में आप खुश हो गए, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर्स जो है उसी इंडस्ट्री में, उसके कॉम्पिटिटर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी मान लो 50 है, 60 है, तो ऐसे केस में ये कंपनी तो इतना अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं रही है, राइट। सो रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ आप ऐसे एक नंबर देख लोगे और बोलोगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, मुझे ये समझ में नहीं आता है, राइट। तो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स को भी देखना पड़ेगा कि उनका रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा है। सेकेंड चीज़ ये कि कंपनी के पास बहुत डेट है, ओके। अब एक हम सिनेरियो लेते हैं कि कंपनी के पास बहुत डेट है, सो ऐसे केस में रिटर्न ऑन इक्विटी आपको अच्छा दिखेगा। क्यों? रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या? रिटर्न मतलब नेट प्रॉफिट्स अपॉन इक्विटी, राइट। सो जब मैं डेट ले रही हूँ, इसको समझते हैं एग्जांपल से। मान लो एक सिचुएशन है जहाँ पे मेरा इक्विटी इज 100, सेकेंड सिचुएशन है जहाँ पे इक्विटी इज 50, डेट इज 50। सो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसा लग रहा है? नीचे डिनोमिनेटर में क्या आया? इक्विटी आ गया। सो जहाँ पे डेट की सिचुएशन आ रही है वहाँ पर मेरा इक्विटी ही कम हो गया, 50 हो गया। तो जब मेरा डिनोमिनेटर कम हो गया तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो काफ़ी अच्छा आएगा। सो बोलने का मतलब ये कि अगर आपकी कंपनी के पास डेट है, सो ऐसे केस में अगर रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है तो दैट रिटर्न ऑन इक्विटी डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो रिटर्न ऑन इक्विटी डेट की वजह से आपको ज़्यादा लग रहा है। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन है कि डेट कंपनी में ज़्यादा है नहीं और फिर भी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा 25 अबाव है, देन दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी डेट की वजह से नहीं बढ़ा है, कंपनी के अच्छे ऑपरेशंस की वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा है। अब एक और सिचुएशन है जहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, तो डज इट मीन कि वो कंपनी खराब है? देखो, ऐसे डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको वो रीज़न फाइंड आउट करना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्यों कम है। एक सिचुएशन है जहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कम है क्योंकि कंपनी के पास बहुत कैश बैलेंस है, क्योंकि कंपनी को आगे जाके कुछ एक्विजिशन करना है, वो कैश को यूज़ करना है, इसके वजह से कंपनी के बैलेंस शीट में कैश बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो ऐसे केस में क्योंकि कैश ज़्यादा दिख रहा है तो रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न रेशियोस आपको कम दिखेंगे। तो क्या कंपनी बुरी हो गई? नहीं, फॉर टेम्पररी रीजन हो सकता है कि कंपनी का कैश बैलेंस की वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। तो आपको ये चेक करना है कि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, अगर कम है तो क्यों कम है। अब एक और चीज़ नेट मार्जिन जो मैं आपको बोल रही थी, नेट मार्जिन मतलब क्या कि कंपनी का मार्जिन कितना है, कंपनी का प्रोडक्ट बेच के कितना मार्जिन, कितना पैसा कमा रही है, राइट। सो ऐसे केस में बहुत लोग क्या करते हैं ना कि अगर कोई कंपनी का नेट मार्जिन अच्छा नहीं है तो वो कंपनी बुरी है ऐसा बता देते हैं। सी दिस इज ऐसे केस में तो फिर आपको डीमार्ट अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका मार्जिन अच्छा नहीं होता, डज दैट मीन कि वो कंपनी अच्छी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट। सो आपको ये देखना है कि भले ही वो कंपनी का, जैसे बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती है, जैसे पेज इंडस्ट्री, जो जॉकी आपने सुना होगा, तो ऐसे केस में अगर पेज इंडस्ट्री का आप मार्जिन देखोगे ना तो 13% के आसपास है, विच इज़ ओके मार्जिन, विच इज़ नॉट एज गुड मार्जिन, राइट। लेकिन उसका रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे तो 50% के आसपास है। क्यों? क्योंकि भले ही मार्जिन कम है क्योंकि वो क्या कर रही है, अपना जो प्रोडक्ट है वो सस्ते में बेच रही है, लेकिन वो सस्ते में बेचने के चक्कर में बहुत वॉल्यूम में बेच रही है। तो ऐसे केस में उसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़ जा रहा है, मतलब वो अपने प्रोडक्ट को बहुत बार रोल ओवर कर रही है। सो अपने वॉल्यूम में बेचने की वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही है। देखो, बिजनेस दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं, एक तो वॉल्यूम में बेच के या एक तो ज़्यादा प्राइस बढ़ा के। सो पेज इंडस्ट्रीज हो गया, डीमार्ट हो गया, ये लोग ज़्यादा प्राइस पे नहीं बेचते, इनका मार्जिन बहुत कम होता है, बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स बेचते हैं, लेकिन बहुत ही वॉल्यूम में बेचते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ एक पैरामीटर देख के डिसाइड मत करो कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। देखो, जहाँ मार्जिन ज़्यादा होता है ना वहाँ कॉम्पिटिशन भी अट्रैक्ट होता है। अब इसको समझते हैं कि मान लो एक कंपनी है जिसका मार्जिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके पास कोई मोट नहीं है, कोई कॉम्पिटेटिव एडवांटेज नहीं है। सो ऐसे केस में क्योंकि मार्जिन ज़्यादा है तो जो दूसरे उसके कॉम्पिटिटर्स हैं या जो दूसरे नया जिनको बिजनेस शुरू करना है वो ये मार्जिन देख के उस बिजनेस में आ जाएगा, तो ये एग्जिस्टिंग कंपनी का भी मार्जिन खराब कर देगा। क्या करेगा वो? क्योंकि उसको बिजनेस में आना है, वो वही प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट सस्ते में बेचेगा। सो ऐसे केस में ज़्यादा मार्जिन अट्रैक्ट्स कॉम्पिटिशन, राइट। सो अगर कंपनी के पास कोई मोट है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तब तो वो अपना एग्जिस्टिंग मार्जिन सस्टेन कर लेगी क्योंकि उसके पास वो एग्जिस्टिंग मोट है। लेकिन अगर कोई कंपनी के पास मोट नहीं है, एडवांटेज नहीं है, तो वो मार्जिन वो ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी क्योंकि कंपटीशन आ जाएगा, राइट। सो मैं पर्टिकुलरली सिर्फ मार्जिन
बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। हाँ, मार्जिन मैं देखती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ रिटर्न ऑन इक्विटी और बाकी सारे पैरामीटर्स भी देखती हूँ। एक और चीज़ आप देखिएगा कि जब आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हो तो ये डू पॉइंट एनालिसिस कीजिए कि वो रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे आ रहा है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेच के आ रहा है या ज़्यादा प्राइस पे माल बेच के आ रहा है। तो जो मैंने आपको सेल्स ग्रोथ में भी बोला था, राइट। सो बेसिकली हर एक चीज़ आप चेक कीजिए कि कंपनी क्यों कितना पैसा कमा रही है और क्यों कितना पैसा नहीं कमा रही है। फिर आप देखिए कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है क्या। देखिए, फ्री कैश फ्लो मतलब क्या कि एट द एंड मेरे पॉकेट में कितना पैसा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी ग्रोथ स्टेज पे है ना, तो आपको फ्री कैश फ्लो ज़्यादा नहीं दिखेगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ही ज़्यादा पैसा चले जाएगा। सो ऐसे केस में क्योंकि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अगर नहीं है, तो क्या वो कंपनी बुरी हो गई? नहीं, एग्जैक्टली नहीं। आपको बिजनेस मॉडल अगर समझ में आ गया ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये जो फ्री कैश फ्लो अभी नेगेटिव आ रहा है, ये कुछ रीजंस की वजह से आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, कंपनी ने केपेक्स किया है, राइट। इसके वजह से फ्री कैश फ्लो आ नहीं रहा, राइट। फ्री कैश फ्लो मतलब क्या? कैश फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। सो ऐसे केस में अगर कंपनी ग्रोथ स्टेज पे है तो आपको फ्री कैश फ्लो ज़्यादा नहीं दिखेगा, विच इज़ ओके। तो अगर कोई कंपनी में फ्री कैश फ्लो है तो वो अच्छी बात है, वो आपने चेक करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो आप चेक कीजिए कि फ्री कैश फ्लो क्यों नहीं है। अगर ये रीज़न है कि कंपनी केपेक्स कर रही है, कंपनी अपने आगे ग्रोथ के लिए बहुत सारा खर्चा कर रही है, देन दैट इज़ ओके। कुछ साल तक हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसेप्शन से लेके कंपनी को हो गए 10 साल 15 साल, तब तक आप देख रहे हो, पिछले 10 साल की हिस्ट्री देख रहे हो कि फ्री कैश फ्लो है ही नहीं, हमेशा नेगेटिव है, तब आपको थोड़ा और चेक करने की ज़रूरत है। तब ये थोड़ी बुरी साइन हो सकती है कि 10 साल में कंपनी ने कभी भी फ्री कैश फ्लो कमाया ही नहीं। फिर चेक कीजिए एसेट टर्नओवर कैसा है। देखिए, कंपनी ने सपोज 100 रुपये की मशीन खरीदी, उस 100 रुपये की मशीन से कंपनी कितना प्रोडक्ट बेच रही है, कितना सामान बेच रही है, कितना सेल्स कर रही है। बेसिकली एसेट की एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंटली कंपनी एसेट्स को यूटिलाइज कर रही है। अब ये भी देखिए कि क्या बिजनेस में ऑपरेटिंग लिवरेज है। मतलब क्या कि मान लो आपका पेन बनाने का बिजनेस है, तो आप जब पेन बनाते हो तो आपको रॉ मटेरियल लगता है, ढक्कन लगता है, प्लास्टिक लगता है, रिफिल लगती है, राइट। तो जब आप 10 पेन बना रहे हो, आपने 10 पेन बनाई, अब 11वीं पेन बनाने के लिए भी आपको वही सब कुछ लगेगा, राइट। सो ऐसे केस में आपको कुछ तो कॉस्ट आएगा ही, जो वेरिएबल कॉस्ट होता है, जो आपको हर पेन में आपको बनाते हुए लगेगा ही, राइट। भले ही आप अगर वॉल्यूम में पेन बनाओगे तो खर्चा कम लगेगा, बट लगेगा, रॉ मटेरियल का खर्चा तो आपको लगेगा ही। लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कितना भी सेल्स करे, उनका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो या तो कांस्टेंट रहता है या तो थोड़ा बहुत बढ़ता है। जैसे ये प्लेटफॉर्म कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा कि सेल्स कितनी भी हो, लेकिन उस सेल जितने प्रपोर्शन से सेल बढ़ रही है, उतने प्रपोर्शन से एक्सपेंसेस नहीं बढ़ते, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं। जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम है, उन या व्हाट्सएप, जितने नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे, क्या उतने प्रोपोर्शन में उनका खर्चा बढ़ेगा? नहीं। एक बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, टेक्नोलॉजी बिठा दी, उसके बाद जितने नंबर ऑफ यूजर्स बढ़े उतना अच्छा, क्योंकि उनके खर्चे उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ने वाले। सो दिस इज द मैजिक ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। और ये ऑपरेटिंग लिवरेज आपको प्लेटफॉर्म कंपनियों में भी देखने मिलेगा, जैसे MCX हो गया, नौकरी हो गया, IEX हो गया, CDSL हो गया। फिर एंड में देखिए वैल्यूएशन भी देखिए कि जो भी कंपनी आप खरीद रहे हो, अगर वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ही महंगी है, तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने थोड़ा उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि एकदम एक्सेसिव ही ज़्यादा प्राइस दे के, एक्सेसिव प्राइस दे के कोई भी स्टॉक मत खरीदिए। थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस भी कीजिए। और जब भी आप कोई भी शेयर खरीदोगे, मान लो आपको लगता है कि एक XYZ शेयर है जो 100 रुपये पे, आपको लगता है कि 100 रुपया इज़ द राइट प्राइस टू बाय है, राइट। उसको हमेशा या तो 90 पे खरीदे या तो 95 पे खरीदिए। बेसिकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखिए। अब ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिपेंड करता है किस टाइप की कंपनी है। एकदम ही स्मॉल कैप कंपनी है तो उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा ज़्यादा रहेगा, एकदम ही लार्ज कैप कंपनी है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सेस ज़्यादा नहीं रहेगा। सो बोलने का मतलब कि अगर आपको लगता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी फेयर वैल्यू 100 है, तो उसको 100 पे मत खरीदिए, उसको 90 पे खरीदिए, क्योंकि अगर आप कहीं गलत हो गए एनालिसिस में तो यहाँ पे आप बच जाओगे, क्योंकि आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखी। सो ये सारी चीज़ें थी कि आपने क्या बेसिकली देखना चाहिए। देखो, सिर्फ ये सारी चीज़ें देख के ही कोई अच्छा शेयर आप पिक कर सकते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत, मतलब इन्वेस्टिंग इतना ह्यूज है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं आसान हैं, आप जितना ज़्यादा उसको सीखोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा
ज़्यादा आसानी से आपकी ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।